नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुनो यूपी के प्राइम टाइम एडिशन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। हेडलाइंस के बाद वक्त खबरों पर विस्तार से बात करने का। और सबसे पहले बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अयोध्या दौरा आज संपन्न हो गया और वो अयोध्या से रवाना हो गए। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। राष्ट्रपति ने रामलला के दर्शन किए और दूसरी तस्वीर में राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। तीसरी तस्वीर में राष्ट्रपति ने श्री हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया, वो आप देख सकते हैं। और चौथी तस्वीर में राष्ट्रपति अयोध्या से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रवाना हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या में करीब 4.5 घंटे रहे। 4 बड़ी तस्वीरें उनके अयोध्या में स्टे की। आज 4.5 घंटे अयोध्या में वो रहे और जो 4 बड़ी तस्वीरें निकल कर आई वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर में वृक्षारोपण किया, हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन पूजन किया और फिर अयोध्या से रवाना हुए प्रेसिडेंशियल ट्रेन से। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या दौरे पर रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव का भी उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने राम और अयोध्या की महिमा के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं है और अयोध्या वही है जहां पर राम है। साथ ही राष्ट्रपति ने रामायण को विलक्षण ग्रंथ बताते हुए कहा कि इसमें दर्शन के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी मौजूद है जो जीवन में हमारा मार्गदर्शन करती है। आगे उनका कहना था कि राम कथा की लोकप्रियता भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में है और रामचरितमानस में एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श समाज दोनों का वर्णन मिलता है, जबकि राम राज्य में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आचरण की श्रेष्ठता भी दिखाई देती है। इस दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे राम शब्द लगाने के पीछे का कारण भी बताया। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो राम कथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास भारतीय संस्कृति तथा पूरी मानवता के हित में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। वास्तव में जन जन के राम है और व्यापक आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। आपके नाम के आगे भी राम से ही जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि देश के अंदर जब हम लोग इन सब बातों को देखते हैं तो नाम, किसी भी नाम के साथ सर्वाधिक अगर कहीं कोई नाम प्रयुक्त हुआ है तो राम का नाम प्रयुक्त हुआ है। भगवान राम इस बात को, ये चीजें प्रदर्शित करती हैं कि हम सबके आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं और राम के प्रति ये सनातन आस्था ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की मार्ग को प्रशस्त करने में पूज्य संतों के और हमारे विचार परिवार के उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप, इनके संकल्पों के फलस्वरूप वह दिन आया था जब 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है और आज इन स्थलों का, पवित्र स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे से जुड़ी 5 तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। जब राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। वो आप तस्वीर देखिए। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री और गवर्नर के द्वारा इसके बाद राष्ट्रपति ने रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने अयोध्या को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात भी दी। एक डाक टिकट का भी विमोचन किया। रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कल मथुरा पहुंचेंगे। शाम को करीब 3:20 पर सीएम पैराडाइज मथुरा हेलीपैड पर लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर से। इसके बाद 3:30 बजे वो रामलीला मैदान महाविद्या पहुंचेंगे और शाम को 3:30 से 4:30 बजे तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम को 4:35 पर वो श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे। जन्मभूमि स्थित कृष्ण भगवान के सीएम योगी दर्शन और पूजन करेंगे। शाम को 5 बजे सीएम लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। तो कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कृष्ण जन्मस्थान में पुलिस अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। जन्मस्थान के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। मथुरा एसएसपी ने इस दौरान कई अहम निर्देश दिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन मथुरा में कराए जाने की सारी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ पर रामलीला मैदान में जो नज़दीक ही है वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन आज 29 तारीख और कल 30 तारीख को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न जो हमारे ब्रज की जो धरोहर है उसको दर्शाने वाले सभी कलाकारों के द्वारा की जाएगी और जो दर्शक हैं वो आकर उसका लाभ भी उठाएंगे। साथ ही साथ जो कृष्ण जन्म स्थान के अंतर्गत जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो भी पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर भी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के 80वें संस्करण में पीएम ने युवाओं के मन की बात की। कहा कि आज छोटे शहरों में स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है। आज का युवा रिस्क लेना चाहता है। युवाओं ने दुनिया में भारत के खिलौने की पहचान बनाने की ठान ली है। युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ केंद्रित कर रहा है और वो सर्वोत्तम करना चाहता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने खेलों और खासकर हॉकी का जिक्र करते हुए मेजर ध्यानचंद को याद किया और एक नया नारा दिया, सब खेलें सब खिलें। मोदी ने कहा कि ओलंपिक ने इस बार प्रभाव पैदा किया है और हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हो गई। उनका कहना है कि हुनरमंद लोग आज के विश्वकर्मा हैं। साथियों, जब खेलकूद की बात होती है ना तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। युवा का मन बदल चुका है और आज का युवा मन घिसे पीटे पुराने तौर तरीकों से कुछ नया करना चाहता है, हट करके करना चाहता है। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। और एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। आमतौर पर हमारे यहाँ स्वभाव बन चुका था, होती है चलो यार चलता है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरे देश का युवा मन अब सर्वश्रेष्ठ की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहा है, सर्वोत्तम करना चाहता है। आइए हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना योगदान हम दे सकते हैं, सबका प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाएं। और सीतापुर के महमूदाबाद से समाजवादी पार्टी ने आज से किसान नौजवान पटेल यात्रा का प्रारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में यात्रा निकाली गई। 6 दिन की इस यात्रा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर महमूदाबाद से सपा विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा, सपा एमएलसी आनंद भदौरिया, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान, जवान, नौजवान सबके साथ वादा खिलाफी की। उनका यह भी कहना था कि ये यात्रा 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों, नौजवानों की पार्टी है, छोटे छोटे धंधा करने वालों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को लाभान्वित करने के लिए गरीबों के पेट में लात मार रही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले लगातार ये कहती थी किसान की आय को दुगुना कर देंगे, लेकिन किसान की आय दुगुना तो नहीं हुई, लेकिन उसकी लागत भी नहीं मिल रही। राष्ट्रीय खेल दिवस पर समाजवादी पार्टी ने खिलाड़ी घेरा का आयोजन करके खिलाड़ियों की समस्याएं उठाई। झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाजवादी स्पोर्ट्स विंग के प्रभारी हसनुद्दीन सिद्दीकी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रम के तहत लखनऊ के इको गार्डन में साइकिलिंग खिलाड़ी इकट्ठा हुए और सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम में स्थानीय से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में पक्षपात, खिलाड़ियों के मानदेय में भेदभाव, उनके प्रशिक्षण, रहने और खानपान संबंधी समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्टेडियम की कमी और प्रशिक्षकों के अभाव जैसी तमाम समस्याएं उठाई गई।
विधानसभा की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल घेरा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत इको गार्डन में समाजवादी पार्टी के जो स्पोर्ट्स विंग है उससे जुड़े हुए तमाम यहाँ पदाधिकारी एकत्र हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के और जिला स्तर के खिलाड़ी हैं, प्रदेश स्तर के खिलाड़ी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे अनुराग वाजपेयी से, जो यहाँ पर प्रभारी हैं स्पोर्ट्स विंग के, कि क्या अभियान है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अनुराग जी, ये खेल घेरा अभियान क्या है? जी, खेल घेरा अभियान ये हम एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है सरकार के लिए, हमारे लिए, कि सरकार सो रही है, उसको हमको खिलाड़ियों को जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उस सरकार को जगाने के लिए, जो सरकार सो रही है उसको जगाने के लिए खेल घेरा के माध्यम से विभिन्न जगहों पे, विभिन्न जिलों में विभिन्न खेलों को और विभिन्न खेल संगठन वो सरकार के समक्ष अपनी जितनी भी मांगे हैं और जितना भी अपना कोटा है उसको मांगने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आगे बढ़ते हैं। आगरा में आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा जीआईसी मैदान से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म हुई। और आपको बताएं कि प्रशासन ने 50 लोगों के साथ ही यात्रा को अनुमति दी थी। आम आदमी पार्टी ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसे उत्तर प्रदेश में सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचना है तो उसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सबसे पहले मात देना होगा। और यही वजह है कि राष्ट्रवाद की राजनीति पर सवार होकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। और यही वजह है कि आज आगरा में बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये तिरंगा यात्रा की जो कहा जाए अगुवाई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। हालांकि प्रशासन ने पहले अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा और उसके बाद अब 50 लोगों को अनुमति दी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भीड़ बता रही है वो कई हजार की भीड़ इस समय यहाँ देखने को मिल रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं संजय सिंह, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मनीष सिसोदिया हाथ में तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। और इसका प्रशासन ने रूट निर्धारित कर दिया है कि अब जीआईसी मैदान से जो तिरंगा यात्रा है वो शहीद स्मारक पर उसका समापन होगा। आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कहा जाए जो बुनियादी सुविधाओं की बेहतरी के साथ साथ लोगों में प्रेम सौहार्द को बढ़ाने वाला राष्ट्रवाद है। आगरा से उपाध्याय, एबीपी गंगा। और यूपी में सुल्तानपुर से लेकर अलीगढ़ तक नाम बदलने की बात चल रही है। इसको लेकर सियासी उठापटक भी जारी है। और इसी में जौनपुर का नाम बदलने की बात कहकर भाजपा विधायक दिनेश चौधरी सुर्खियों में आ गए। विधायक जी कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जौनपुर का नाम परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के नाम पर जमदग्निपुरम रख दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। जनपद जौनपुर का नाम 13वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के भाई जूना खां के नाम से रखा गया था। इसके पूर्व शास्त्रों में जमदग्निपुरम के नाम से जाना जाता था। जौनपुर भगवान गोरखनाथ तथा अयोध्या के मध्य स्थित है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि आपके ऐतिहासिक नेतृत्व के अंतर्गत पुनः भारतीय संस्कृति के केंद्रों का पुनः स्थापना होगी। इसी क्रम में जनपद जौनपुर वासियों को आपसे प्रबल इच्छा है कि जौनपुर का नाम पुनः जमदग्निपुरम कर दिया जाए। ये विधायक महोदय की मांग आपने देखी। इधर भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसानों की महापंचायत को लेकर गांव-गांव की खाक छान रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत गटवाला खाप थामेदार के चौधरी श्याम सिंह मलिक से 5 सितंबर की महापंचायत के लिए समर्थन मांगने अटारी चिरौली पहुंचे। यहां पर नरेश टिकैत ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा और जो मुस्लिम हैं वो अपने समाज और अपनी जाति में ही विवाह शादी करें। नहीं चलने का लक्षणों में हिंदू मुस्लिम नहीं चले। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ पिता की रहेगा, मुसलमान है अपना ब्याह शादी अपनी जाति बिरादरी में करो और तो सब अपना अच्छी तरह से रहेंगे, सब ठीक है, मेल चेड़ते रहेंगे। और अपने विवादित बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आसिम आजमी के बयान ने बहराइच में राजनीति हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा बहराइच सदर के AIMIM के प्रभारी मौलाना सिराज मदनी ने कहा है कि अबू आसिम आजमी को AIMIM पर झूठा आरोप लगाने के लिए 80 कोड़े लगाए जाने चाहिए, क्योंकि मजहब इस्लाम में झूठा आरोप लगाने वालों पर 80 कोड़े लगाने का हुक्म है। लेकिन पता लगाइए कि क्यों आ रहे हैं, क्या वो सरकार बनाने वाले हैं?
या किसी के दबाव में आ रहा है या किसी लालच में आ रहा है, ये जनता तय करेगी। ये लोग बिहार गए थे, बिहार में सरकार नहीं बन पाई, लेकिन बंगाल में लोगों ने नकार दिया। अब मुझे उम्मीद है कि इस उत्तर प्रदेश जो इस देश का दिल है और यहीं से दिल्ली का रास्ता जाता है, अब की बार ज़रूर उत्तर प्रदेश के लोग ऐसे लोगों को नकारेंगे जो लोग आज इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के लिए बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार जारी है। पार्टी ने आज हमीरपुर और महोबा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया और इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा पर वार किया और उन्होंने दावा किया कि 2022 में बसपा की ही सरकार बनेगी। बसपा 2022 में 100% जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और 2007 में जैसे पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी उससे बहुत ज़्यादा सीटें ला करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब आपको बाढ़ और बारिश की खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर की है, जहां पर नौगढ़ में बाढ़ से लोग बेहाल हो गए हैं और गोंडा में तरफगंज और कर्नलगंज में कटान से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। वहीं बहराइच में तहसील मोतीपुर में घाघरा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। देखिए 3 तस्वीरें आप, सिद्धार्थनगर, गोंडा और बहराइच की। बाढ़ के हालात क्या हैं इन तीनों ही जिलों में, ये आप देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का कहर लगातार जारी है। बढ़ते जलस्तर की वजह से जिले के सैकड़ों गांव और हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। आपको बताएं कि डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बढ़हरा गांव के चारों ओर पानी है और इससे गांव टापू में तब्दील हो चुका है। गांव से तहसील की दूरी महज आधा किलोमीटर है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग नाव के सहारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी गांव नहीं पहुंचा है। हालात देख लीजिए आप, लोगों की तकलीफ देख लीजिए आप। ये बढ़हरा तो हर समय जब भी बारिश होता है तो यहाँ चारों तरफ सबसे पहले अपने डुमरिया विधानसभा में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पानी यहाँ इकट्ठा हो जाती है और वास्तव में बढ़हरा जितना भी कहा जाए वह कम है। यहाँ के लोग इतने परेशान हो जाते हैं, आने जाने से लेकर के भोजन करने की व्यवस्था इन सबके पास नहीं रहती। अगर दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं तो शाम को भोजन अपने परिवार के लिए इकट्ठा करते हैं। हमारा भैया देखा जाए कुरिया मड़ई कुल गिर के पस्त हो गया, बना में खाए की व्यवस्था नहीं है कहूँ। अब वोट पड़त है तो विधायक लोग गाड़ी ले चलत है, रास्ता नहीं चल मिलत है। आवाज घड़ी क्यों देखवाइए नहीं ना सुनाइए है, कौनो सुनवाइए नहीं आवत है। यह गाँव का यह बहुत परेशानी है भैया। बंधा बनवावे कहीं नू नहीं बनवाइन और बालू से ठोकर लगावत रहे, ईंटा कहाँ गिरवाई वो नहीं गिरवाइन, ना पत्थर गिरवाइन। अरे वो जो आ रहे हैं विधायक लोग वो नहीं लोग कहत रहे। चारों तरफ भैया हमारे गांव नदी से बुरा है।